बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यूइंग टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 41 लेसन नंबर 40 प्रैक्टिस नंबर 6 उसके हम करेंगे न्यूज़ आइटम्स। कराची एपीपी रेस्क्यू वर्कर्स लोकेटेड द बॉडी ऑफ अ न्यू कराची टीनेजर on the beach at Clifton one day after a sandbar where he was walking with his friends washed out in the rising tide। कि कराची की ये एपीपी कराची की कोई रेस्क्यू टीम पुलिस या कोई टीम है। उन्होंने क्या किया कि एक बॉडी जो डेड बॉडी थी एक टीनेजर की कराची बीच पे उन्हें क्लिफ्टन पे मिली। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वन डे आफ्टर अ सैंड बार वेयर ही वाज वॉकिंग, सैंड बार के एक दिन बाद जहाँ वो चल रहा था विद अपने दोस्तों के साथ वाश्ड आउट इन द राइजिंग टाइड। तो क्या किया, जो उठती हुई राइज करती हुई जो टाइड्स थी, लहरें थी, उसमें उनकी वो जद में आ गया। तो वो उसकी बॉडी उनको मिली रेस्क्यू पुलिस को। Police sources said the body of Mohammed Irfan, 15 year, was recovered on the beach on Sunday morning। पुलिस ने क्या बताया कि इसका नाम मोहम्मद इरफान था, 15 साल उसकी उम्र थी और उसकी बॉडी रिकवर की गई बीच से, यानी कि उठाई गई वहाँ से संडे मॉर्निंग को। और द बॉडी वाज फाउंड 2.5 माइल्स अवे फ्रॉम द एरिया वेयर ही फेल अबाउट 6:15 PM, मतलब 6:15 जहाँ वो गिरा था उससे 2.5 मील के फासले पर उसकी बॉडी मिली। सैटरडे आफ्टरनून को वो गिरा था, वहाँ से 2.5 मील के फासले पर उसकी बॉडी मिली संडे मॉर्निंग को। द बॉय एंड हिज फ्रेंड अली जमान व वॉकिंग ऑन द सैंड बार विद अदर टीन्स। वो लड़का कौन भला, ये मोहम्मद इरफान और उसका दोस्त अली जमान, वो चल रहे थे सैंड बार पे। वो अदर टीन्स और दूसरे साथी भी उनके साथ थे। व्हेन द सैंड वाश आउट फ्रॉम अंडर देम सेड द विक्टिम्स मदर। जब क्या किया कि सैंड वाश्ड आउट फ्रॉम अंडर देम, कि जब वो जो उनके नीचे जो सैंड थी उसने वाश आउट किया, यानी कि वो लहरें आके उनको ऐसे अपनी जद में लेके चली गई रेत के ऊपर से। उसकी विक्टिम्स का मतलब होता है जो इधर ऐसे डिजीज़ है, वो ये जो कौन है, ये मोहम्मद इरफान। उसकी विक्टिम का वैसे होता है मतलब शिकारी, वो जो मतलब शिकारी हुआ है, इसका हादसे का शिकार हुआ है। उसकी अम्मी ने बताया, जैनब खातून, जिनका नाम जैनब खातून था। पासर्स बाय पुल्ड अली जमान टू सेफ्टी, विटनेसेस सेड। विटनेसेस का मतलब होता है जो शाहिद हैं, जो गवाह हैं। उन्होंने कहा कि जो पासर्स बाय पुल्ड अली जमान टू सेफली, के पासर्स जो पास से गुजरने वाले लोग थे, उन्होंने अली जमान को हिफाजत से पुल कर लिया, यानी कि उन्होंने उसको खींच लिया और वो बच गया, मतलब वो सेफ़ है। जबकि जो दूसरा उसकी डेड बॉडी वो फाइंड हुई और ये वट सारा कुछ। इसका पैराफ्रेज हम देखते हैं। On Sunday, the body of a young man who was drowned while walking on a sandbar। के संडे को एक यंग मैन, एक जो नौजवान आदमी जिसकी बॉडी ड्राउंड वाइल वॉकिंग ऑन द सैंड बार पे चलते हुए उसकी बॉडी जो डूब गई थी, वाश्ड अवे बाय द टाइड एंड वाज डिस्कवर्ड एट क्लिफ्टन बीच ऑन सैटरडे आफ्टरनून। क्या हुआ कि जो वाश्ड अवे बाय द टाइड, जो लहरें हैं वो उसकी बॉडी को ले गई थी, मतलब बहा के ले गई थी। वो बॉडी डिस्कवर की गई, यानी कि दरियाफ्त की गई दोबारा क्लिफ्टन बीच से वो मिली सैटरडे आफ्टरनून को। सॉरी, सैटरडे आफ्टरनून को। तो वो बहा के ले गई थी ना टाइड्स उसकी बॉडी, मीन्स इस टाइम वो हुआ था ड्राउन, कह लें क्या उसको, डूबा था। तो हिज फ्रेंड हु वाज विद हिम एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट हैड बीन रेस्क्यूज बाय द पासर्स बाय। तो उसका फ्रेंड जो उसके साथ था वो टाइम ऑफ एक्सीडेंट उसके साथ था, वो वाला रेस्क्यू यानी कि बचा लिया गया बाय पासर्स, जो पास गुजरने वाले लोग थे वो। अच्छा, यहाँ डिटेल से बताया गया कि वो चल रहे थे ऐसे सैटरडे मॉर्निंग को, वो हुआ इतने माइल्स, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल से। जबकि पैराफ्रेज में इंफॉर्मेशन वही डिलीवर की गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया गया। मेन बात यही है कि एक डूब गया और एक बच गया, और दोनों टीनेजर्स थे, और उसके जो वो डूब गया तो वो मतलब सैंड पे चलते हुए या वॉक करते हुए वहाँ पे टाइड्स ने मतलब उसको अपनी तरफ खींचा, लहरें उसके बहा के ले गई ना। तो जो पासर्स थे उन्होंने उसके दोस्त को सेफली बचा लिया। बातें तो दो ही है ना, कि एक की डेथ हो गई और दूसरा जो है सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। पैराफ्रेज में हमने उन दो बातों को आराम से लिख दिया है, इस डिटेल को ब्रीफ करके शॉर्ट करके। अब सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पैराफ्रेज हम देखते हैं। पैराफ्रेज हमारा लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू है। We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another। स्विफ्ट। वो कहते हैं कि हम इतने मजहबी हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। अवर रिलीजन इज़ नॉट ऑफ द ट्रू काइंड, फॉर वी एक्ट इन जस्ट द ऑपोजिट वे ऑफ इट्स टीचिंग। वो कहता है हमारा जो रिलीजन है वो ट्रू काइंड, मतलब इतना इतना नॉट ऑफ द ट्रू काइंड,
इज़ नॉट ऑफ ट्रू काइंड, यानी कि हमारा जो मज़हब है वो ट्रू काइंड का नहीं, मतलब हम जो इख्तियार किए हुए जो मज़हब वो हम ठीक उसको इख्तियार नहीं किए हुए। क्यों भला? फॉर वी एक्ट इन जस्ट द अपोजिट वे ऑफ इट्स टीचिंग, क्योंकि हम उसकी जो टीचिंग है, उसकी तालीमात है, उसके ख़िलाफ़ अमल करते हैं। हमारे जो अमाल है अपने मज़हब की तालीमात के ख़िलाफ़ होते हैं, इसलिए हम उसको ट्रूली अडॉप्ट नहीं किए हुए। द नैरोएस्ट हिंक ऑन माई हैंड पुट्स टू स्कोन ऑल मशीनरी, यानी कि मेरे हाथ पे जो तमाम नैरोएस्ट हिंज कहते हैं कि नैरो का मतलब होता है तंग से तंग हिंज, इसको एज एक वे में आता है पोजेशन के वे में, यानी कब्जे के वे में आता है। वो कहता है मेरे हाथ पे जो है ये स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब जो बल पड़े हुए हैं वो ऑल मशीनरी को पुट करने के लिए। ये डब्ल्यू विथमैन का सेइंग है उसका, या कोई कोट है या कुछ ऐसा, लेकिन मुझे तो उसकी समझ कोई नहीं आई। मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट जॉइंट इन द बोन। अच्छा, इसको इस तरह ये इसका कोटेशन ऐसे और इसको पैराफ्रेज ऐसे किया गया है कि इसको भी हमने पैराफ्रेजिंग देख लेना, ऐसी एक एक लाइन की पैराफ्रेजिंग यहाँ में बताई गई है। इसके पैराफ्रेज देख लेते हैं, इससे मुझे भी क्लियर हो जाएगा आपको भी। द स्मॉलेस्ट जॉइंट इन द बोन्स ऑफ माई हैंड, कि मेरे हाथ की जो हड्डियाँ हैं उसका सबसे छोटा जो जोड़ है, इज़ अ फार मोर वंडरफुल थिंग दैट एनी मशीनरी, वो एक मशीनरी से ज़्यादा वंडरफुल, मतलब जितनी एक मशीनरी, आप बड़ी सी कोई हैवी मशीनरी देख के आप हैरान होते हैं ना, जो हाथ जो हड्डियों का एक छोटा जोड़ है, वो कहता है मेरे हाथ की वो उससे ज़्यादा फार वंडरफुल है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल, ज़्यादा शानदार है, मतलब ज़्यादा हैरान होने वाला है। अच्छा, ये देखा कितना डिफिकल्ट है, मुझे खुद ये क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन ये पैराफ्रेज से ये मुझे क्लियर हो गया। वर्डिंग सेम है। अब देखे ना, ये छोटा था, अब ऊपर हमने पैराग्राफ देखे ना कि पैराग्राफ बड़ा था, हमने पैराफ्रेज कर लिया, वो छोटा हो गया। लेकिन अब इधर ये लाइन छोटी थी ना, और ये पैराफ्रेज किया तो ये ज़्यादा लेंथी हो गई। अब डिटेल होगी, मतलब मीनिंग वही कन्वे किया जो इससे क्लियर नहीं होगा, इससे मुझे तो ज़्यादा क्लियर हुआ। ईजी वर्डिंग में हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, बट अब ये कोटेशन था ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। वेल, थर्ड देखते हैं। द मेन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ कीपिंग द डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर इज़ दैट इट विल फ्राइटन, कि जो मेन आर्गूमेंट है, जो दलील है इन फेवर ऑफ कीपिंग द डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा को कीप करने के लिए, उसको रखने के लिए, उसके फेवर में जो मेन आर्गूमेंट है, मेन दलील है, वो क्या है? फॉर मर्डर इज़ दैट इट विल फ्राइटन मैन आउट ऑफ द डिज़ायर टू कमिट द क्राइम, कि कत्ल इसलिए कर देना चाहिए एक इंसान को, मतलब जो बंदा कत्ल करता है ना, उसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी है ना, यानी कि मौत की सज़ा उसको दी जाती है। वो कहता है ये मौत की सज़ा उसकी जो है वो कीप उसकी फेवर में, उसके कीप करने के लिए, इस मौत की सज़ा को रखने के लिए इसकी फेवर में आर्गूमेंट वो ये है कि इट विल फ्राइटन मैन आउट ऑफ द डिज़ायर टू कमिट द क्राइम, कि ये एक इंसान को डरा देता है, किससे भला? डिज़ायर से, जो उसके अंदर ख्वाहिश होती है ना जुर्म करने की, उससे, उसको कमिट करने से वो उसको रोकता है। मतलब एक खौफ आ जाता है ना, उस पर मौत का खौफ छा जाता है और फिर वो बाज रहता है। मतलब एक बंदे को डेथ पेनल्टी हो जाए तो देखने वाले उससे बाज रहते हैं, वो दोबारा वैसा काम नहीं करते। उन्हें पता है जब इसकी सज़ा इतनी सख्त है तो एक किस्म का वो फ्राइटन हो जाते हैं, उससे डर जाते हैं। इन अदर वर्ड्स इट विल एक्ट एज अ प्रिवेंटिव, वो कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ होती है, मतलब एक कह लें आप एहतियात के तौर पे, एहतियाती तदाबीर के तौर पे यूज़ होती हैं। द मेन आर्गूमेंट फॉर रिटेनिंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर मर्डर इज़ दैट इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट। अब ये दो लाइनें, उसका एक लाइन में पैराफ्रेज कर दिया, वो ये कि मेन आर्गूमेंट जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सज़ा को रिटेन करने के लिए, रखने के लिए, जो मेन आर्गूमेंट है, किसी ने मर्डर किया, किसी ने अगर कत्ल किया, उसके लिए मौत की सज़ा को रिटेन करने के लिए जो दलील है वो ये क्या है कि इट विल एक्ट एज डेटरेंट, यानी कि ये एक डेटरेंट कहते हैं इबरत, मतलब जो दूसरे लोग हैं देखने वाले उनको इबरत हासिल होती है, वो देख के किसी की कैपिटल पनिशमेंट देख के उनको इबरत हासिल होती है, तो वो गुनाह या वो क्राइम करने से बाज रहते हैं। ये दो लाइनों में भी वही बात बताई, और जो पैराफ्रेज हमने एक लाइन में किया वो भी वही बात, मतलब हमने जो कम्युनिकेट करनी है बात वो वही कर रहे हैं। पैराफ्रेजिंग में नो मैटर कि आपका टेक्स्ट लॉन्ग होता है ओरिजिनल टेक्स्ट से या शॉर्ट हो जाता है, आपने वो आइडिया, वो जो मेन पॉइंट है जो ओरिजिनल टेक्स्ट कन्वे कर रहा है वो आपने कन्वे कर देना, वो आइडिया कम्युनिकेट करना है। देर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, वो कहता है, मतलब ये एक कोटेशन है कि आप विदाउट लॉस, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देन हेल्प हैंड्स फॉर आई हैव नो लैंड्स, और इफ़ आई हैव दे आर स्मार्टली टेक्स्ट, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये भी अगेन उसका कोट है, यानी कि आप नो गेन्स विदाउट पेन, गेन का मतलब होता है कुछ हासिल करना, कि आप दर्द के बगैर, तकलीफ बर्दाश्त किए बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते। देन हेल्प, बस क्या करो, मदद करो, हैंड्स अपने हाथों की, मतलब अपने हाथों की मदद करने का ये मतलब है मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो। फॉर आई हैव नो लैंड्स,
कि किस लिए मदद करो कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं है, मतलब आई हैव नो लैंड्स, मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और आई है इफ़ आई हैव, अगर मेरे पास है भी तो दे आर स्मार्टली टैक्स, तो उस पर जो है मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स आयद है। अच्छा, उसने अपने वे में ना इसको किया, डिस्क्राइब किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कोट को। तो इसके हम प्रेफ्रेस करके हमें ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, नथिंग कैन बी अर्न विदाउट लेबर, के मजदूरी के बगैर, मेहनत मुशक्क़त के बगैर कुछ भी कमाया नहीं जा सकता। सो सेट टू वर्क, तो क्या करें, आप काम करें। माई हैंड्स, मेरे हाथ, फॉर वट लैंड आई हैव इन इज़ हैविली टैक्सड, कि अब वो अपने हाथों को कह रहा है कि मेरे हाथों को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए उस लैंड के लिए जिस पे मुझे हैविली टैक्स अदा करना पड़ता है। फिफ्थ देखते हैं, नो मैन इज सो वॉइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू प्रेफर वार बिफोर पीस। वो कहता है कोई भी इंसान, वॉइड का मतलब होता है, मतलब वो खाली नहीं होता इस बात से वो कह लें आप बेसुध जिसको कहते हैं ना, मतलब वॉइड का मतलब है नल एंड वॉइड, जैसे होता है ना कि बिल्कुल जिसका नो कोई इफेक्ट नहीं होता जिस चीज़ का, उसका वो उसको वॉइड कहते हैं। कि वह कहता है इज नो मैन इज सो वॉइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कोई भी इंसान ये समझने से कासिर नहीं होता एज टू प्रेफर वार बिफोर पीस, कि वो जंग को अमन पे तरजीह दे। फॉर इन द लेटर चिल्ड्रन बाय बरी देयर फादर्स, क्योंकि लेटर में यानी कि लेटर बाद वाली बात कौन सी, कि इसमें बाद में तो पीस का जिक्र हुआ है, वैसे होता तो ये अर्लियर में वॉर में है। कि क्या होता है कि बच्चे अपने फादर्स को, अपने वालदैन को, अपने वालिद को बरी यानी कि उनको दफन कर देते हैं, खो देते हैं इन द फॉर्मर। और पहले वाले में फादर्स बरी देयर चिल्ड्रन, तो जो वालदान है वो अपने बच्चों को दफन कर देते हैं। मतलब एक में वॉर में ये हो रहा है, वॉर लेटर जो पीस है उसका जिक्र है, उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने वालिद को दफन कर देते हैं। और फॉर्मर यानी पहले वाला वॉर है, उसमें क्या होता है कि फादर्स बरी देयर चिल्ड्रन, वो अपने जो वालिद है वो अपने बच्चों को दफन कर। अगेन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, इसका पैराफ्रेज देखें कैसे किया हुआ है। नो मैन वुड बी एज स्टूपिड एज टू प्रेफर वार ओवर मई पीस, तो वो कहता है कोई भी बंदा इतना स्टूपिड, इतना डफर नहीं होता कि वो वार को, जंग को अमन पे तरजीह दे। फॉर इन पीस द यंग बरी द ओल्ड, क्योंकि पीस में ये होता है, हाँ अमन में ये होता है कि जो जवान है वो बूढ़ों को दफन करते हैं। डेफिनेटली वो बुरे हो जाते हैं ना, अब उन्होंने जाना ही है। तो और जबकि वाइल इन द वॉर द ओल्ड बरी द यंग हु डाई फाइटिंग इन अ वार, तो जबकि वार में ये होता है कि जो बूढ़े हैं वो जवानों को दफन करते हैं जो वार के दौरान फाइट करते हुए जिनकी डेथ हो गई हैं, जो मर गए हैं या वट एवर। तो अब इधर अगेन वही डेड लाइन्स कंफ्यूजिंग एक स्टेटमेंट दे के बताई गई थी। तो इधर मुझे खुद यहाँ पैराफ्रेज से ज़्यादा क्लियर हुआ है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं जिनकी पैराफ्रेजिंग हुई है डिफ़िकल्ट दिए गए, पैराफ्रेज से ज़्यादा अच्छे मीनिंग क्लियर होता है। तो इससे आपने सीखना ही है कि आपको भी ऐसी पैराफ्रेजिंग करनी है जिससे पढ़ने वाले को अच्छा मीनिंग कम्युनिकेट हो सके, ईजियर टू अंडरस्टैंड हो। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टेट द रीजंस फॉर एनी एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दे रिक्वायर। एप्लीकेंट्स यानी कि जो दरख्वास्त देने वाले हैं उनको कहा गया है कि वो एक रीज़न लिखें, वजह लिखें फॉर एनी एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दे रिक्वायर, कि उनके साथ ऐसा एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट की क्या किया जाए। कि अब दरख्वास्तें तो ढेर सारे लोगों की है ना, कि उनके साथ एक ऐसा एक्सेप्शनल कहते हैं दूसरों से हट के जो रवैया वो इख्तियार किया जाए, वो क्यों किया जाए, इसकी वो रीज़न लिखें। नोटिस एट अ हॉस्पिटल में ये बात लिखी हुई थी। अब इसका पैराफ्रेज देखें इस लाइन का, जो नोटिस है हॉस्पिटल का। एप्लीकेंट्स शुड स्टेट वाई दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, एप्लीकेंट्स को लिखना चाहिए कि उनको खास ट्रीटमेंट की क्यों होता है। एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट में ये होता है स्पेशल ट्रीटमेंट जो दूसरों से हट के होता है। तो इधर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया और बात आधी लाइन की हो गई है और ईजी टू अंडरस्टैंड है एज कम्पेयर टू इट। All drivers and visitors to the hospital are strictly forbidden to park in or on the verge of the road, कि सारे के सारे ड्राइवर्स और विजिटर्स जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, उनको सख्ती से मना किया गया कि वो गाड़ी पार्क ना करें ऑन द वर्ज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पे गाड़ी पार्क करने से सख्ती से उन्हें मना किया गया है। अटेंशन इज़ ड्रॉन द फैक्ट दैट अ पब्लिक कार पार्क इज़ अवेलेबल इन मिल्लत स्ट्रीट। अब लोगों की अटेंशन यानी कि तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जाए, इस फैक्ट की तरफ, इस हकीकत की तरफ दिलाई जाए कि जो पब्लिक कार पार्किंग है, कार पार्किंग की जगह वो मिल्लत स्ट्रीट में वहाँ अवेलेबल है, वहाँ दस्तियाब है, तो वो पार्किंग वहाँ करें। अच्छा, 2 लाइनों में ये बात होगी। अब देखिए पैराफ्रेजिंग में कैसे आधी लाइन में वही बात होगी। नो पार्किंग ऑन दिस रोड, यूज़ द पार्क इन मिल्लत स्ट्रीट, बात ख़त्म। कि इस रोड पे पार्किंग नहीं करनी, मिल्लत स्ट्रीट का जो पार्क है वो यूज़ करें पार्किंग के लिए। अगेन वही आधी लाइन में, जो यहाँ 2 लाइनों में भी कंफ्यूजिंग करके समझाया जा रहा है, वो आधी लाइन में अच्छे से कम्युनिकेट हो गया, डिलीवर हो गया।
मतलब मेन बात तो जो आपने कम्युनिकेट करनी थी वो तो हो गई ना। तो इसलिए पैराफ्रेज, अब आपको पता चला इसका इंपॉर्टेंस पैराफ्रेज की क्या है, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, कि वही बात लंबी लाइनों में कम्प्लेक्स करके कंफ्यूज करके बताई जाए फिर भी मुश्किल से समझ आए। अब पैराफ्रेज की छोटी सी लाइन में अच्छे से समझा दी जाए तो आसानी से समझ आ जाए। सिविल पर्सनल विल halt here and report their presence at the guard room। सिविल पर्सनल यानी कि सिविल जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, विल halt here and report their presence। हार्ट हार्ट का ये मतलब होता है कि वो रुक गए वहाँ, जो जो सिविल पर्सनल वो लोग हैं वो रुक गए, उन्होंने स्टे किया यहाँ हेयर मतलब यहाँ, एंड रिपोर्ट देयर प्रेजेंस एट द गार्ड रूम। उन गार्ड रूम में उन्होंने अपनी मौजूदगी की इतला दी, रिपोर्ट दी। दे विल ऑन नो अकाउंट प्रोसीड फर्दर टिल वेटेड एंड ग्रांटेड क्लियरेंस बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कि उनका जो अकाउंट है वो फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो उनका अकाउंट का प्रोसेस है वो आगे नहीं आगे मतलब फर्दर प्रोसीड का मतलब है आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक, एंड ग्रांटेड क्लियरेंस बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जब तक वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो ड्यूटी ऐसे है उससे वो क्लियरेंस ना करवा लें। और वेटेड का मतलब होता है उसकी जब तक इंस्पेक्शन ना हो जाए, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल जिसको कहते हैं वो ना हो जाए। वो कह रहे हैं कि जब तक उन लोगों की जांच पड़ताल ना हो जाए और जो क्लियरेंस जो ऑफिसर है ड्यूटी पे उससे क्लियरेंस ना हो जाए, तब तक उनका जो अकाउंट का प्रोसेस है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ऑफेंडर्स आर वार्न्ड दैट any failure to observe these regulation will result in the detention and prosecution। offenders यानी कि जो मुजरिम है उनको इस बात पे वार्न किया जाता है, तंबीह की जाती है, any failure to observe these regulations, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऊपर बताए हुए हैं इनको ऑब्जर्व करने में, इनको पूरा करने में अगर वो किसी तरह की भी नाकाम होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन डिटेंशन एंड प्रोसिक्यूशन। डिटेंशन का मतलब होता है कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको हवालात में रखा जाएगा। और प्रोसिक्यूशन का ये मतलब है कि जो एक होती है ना कोर्ट की, प्रोसिक्यूशन साइड से होती है, मतलब ये को एक कोर्ट ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंडर, मतलब कि उन पे आप कह लें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और उनको डिटेन कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें हवालात में रखा जाएगा। ओके, अब ये तीन लाइनें और मुश्किल मुश्किल, इसका एक लाइन में हम देखते हैं पैराफ्रेजिंग। ऑल सिविलियंस विल रिपोर्ट एट द गार्ड रूम फॉर परमिशन टू एंटर। कि सारे के सारे सिविलियंस को एंटर होने के लिए गार्ड रूम में रिपोर्ट करना चाहिए। एंटर होने की परमिशन लेने से पहले उनको क्या करना चाहिए, गार्ड रूम जो बाहर है उसमें रिपोर्ट करना चाहिए। ऑफेंडर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, और जो ऑफेंडर्स हैं जो ऐसा नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वही ऑफेंडर्स होंगे ना, मुलजिम या मुलजिम, वो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि उन पर केस चलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जाया जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी। अब इधर भी तीन लाइनों में वही बात हो रही है कि गार्ड रूम में जाएं और जब तक उनकी जांच पड़ताल ना हो जाए, सिक्योरिटी ऑफिसर से क्लियरेंस नहीं हो जाए, जो ड्यूटी पे है वो आगे ना बढ़ें, और जो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करने में फेल हो जाएगा, उसको डिटेन किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की जाएगी उसकी। और वही बात एक लाइन में कि सिविलियंस जो हैं उनको एंटर होने से पहले परमिशन लेनी है गार्ड रूम से एक रिपोर्ट की शक्ल में, और जो ऐसा नहीं करेंगे ऑफेंडर्स ज़ाहिर है वही होंगे ना जो इसको ओबे नहीं करेंगे। जो इधर लिखा हुआ है उनको कि दैट आर वांट दे एनी फेलियर टू ऑब्जर्व दिस रेगुलेशन। अब ऑफेंडर्स वही होगा जो इसको ऑफेंडर तो मुलजिम यानी कि जो मुजरिम जो नहीं कर रहा, मतलब जो गलती पे है, तो गलती पे या मुजरिम वही होगा ना जो ऊपर वाली जो बात दी गई है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो अब उसका नाम सिर्फ लिख दिया, ये पूरी आगे उसकी डिटेल नहीं लिखी गई कि ऑफेंडर विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको सज़ा का सामना, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और यहाँ आगे डिटेल लिख के लंबी बात बताई गई। वही बात हमने पैराफ्रेज में अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया छोटे सेंटेंस में विद इन द सेम मीनिंग एंड विद डिफरेंट वर्ड्स। इन केसेस where the school day is terminated earlier than the normal time, कि ऐसे केसेस जहाँ के स्कूल डे इज़ टर्मिनेटेड, स्कूल का दिन जो है वो पहले ख़त्म हो जाता है नॉर्मल टाइम से, owing to the necessity to get pupils home before the onset of monsoon rains। तो वो स्कूल की वो किस वजह से करते हैं, कि ओइंग टू द नेसेसिटी, इस ज़रूरत के तहत वो करते हैं, यानी कि स्कूल डे जो नॉर्मल टाइम है उससे पहले अगर क्लोज़ हो जाए स्कूल डे, यानी कि जल्दी छुट्टी हो जाए, तो वो किस वजह से होती है, इस ज़रूरत के तहत कि जो शागिर्द हैं, प्यूपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो घर जल्दी पहुंच जाए बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून रेन, कि जो मानसून की बारिश है उससे पहले वो घर पहुंच जाएं। अ केयरफुल नोट ऑफ द रेलिवेंट सर्कमस्टांसिस मस्ट बी मेड एंड ट्रांसमिटेड टू द एजुकेशन ऑफिस। वो कहता है एक केयरफुल, एक मुख्तात नोट जो है रेलिवेंट का सर्कमस्टांसिस, इस तरह के सर्कमस्टांसिस, इस तरह के हालात के बारे में, यानी कि मानसून रेन होगी, तूफ़ान, आंधी, इस तरह के जो हालात होते हैं ना, उनसे मुतलिक एक रेलिवेंट
नोट जो है वो उसको बनाना चाहिए। किसको भला? एजुकेशन ऑफिसर को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है जो सबसे पहले उसको मौका मिले ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये एजुकेशन सिस्टम के लिए नोट बनाना चाहिए ऐसे रेलिवेंट सर्कमस्टांसिस से डील करने के लिए। ठीक है, पूरी बात लंबी सी हो गई 4 लाइनों में। अब देखिए इसका पैराफ्रेज। इन केस द स्कूल डे इज शॉर्टेंड ओइंग टू मानसून रेन्स, वो कहता है मानसून रेन की वजह से स्कूल का दिन जो कम हो जाता है। द एजुकेशन ऑफिसर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो एजुकेशन ऑफिसर को ये बात इन्फॉर्म्ड करनी चाहिए। ठीक है, अब इधर वो लंबी सी बात कर रहा है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो एजुकेशन ऑफिसर को कहना चाहिए कि वो पहले जो उसको अपॉर्चुनिटी मिले, पहला जो उसको टाइम मिले, उसमें वो क्या करे, ये नोटिस ट्रांसमिट कर दे। अब इधर भी वही ये बात पैदा, इमीडिएटली इधर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी 3 लफ्ज़ों को एक लफ्ज़ में किया गया, इसको सिनोनिम इमीडिएटली, इसका मतलब क्या, फ़ौरन, फौरी तौर पर। और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का भी ये मतलब है कि जब उसे टाइम मिले, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, सबसे पहले वो ये करे। और इमीडिएटली इसको मतलब कहने का ये है कि इसको वर्ड्स को चेंज करके शॉर्ट फॉर्म में लिख के हमने वही मतलब इसको डिलीवर कर दिया, वही बात वही आइडिया कम्युनिकेट कर दिया इजी फॉर्म में लिख के। अच्छा, अब इसका एक और भी बन सकता है, वो देखते हैं हम। मतलब इस तरह भी इसका पैराफ्रेज हो सकता है। और ये दूसरा तरीका, द एजुकेशन ऑफिस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एज सुन एज पॉसिबल इफ मानसून रेन्स मेक इट नेसेसरी टू एंड स्कूल अर्लियर देन यूजुअल, कि एजुकेशन ऑफिस को ज़रूर इस बात पे इन्फॉर्म करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उससे मुमकिन उतनी जल्दी उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या भला अगर मानसून रेन्स की वजह से ये ज़रूरी हो कि स्कूल को जल्दी बंद करना है, तो फिर उसको देन यूजुअल मतलब आम रूटीन से जल्दी स्कूल को अगर बंद करना है, तो एजुकेशन ऑफिस को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे। इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात, और इसमें भी वही बात। तो अच्छे कौन से हैं? डेफिनेटली ये दोनों अच्छे हैं। अच्छा, यू लुक्ड एट डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ पैराफ्रेज, सिंगल सेंटेंस, शॉर्ट पोज, पैसेज, अ पोएम एंड न्यूज़ आइटम। हमने ये सारी चीज़ें देखी। ये अभी सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस देखे, ऊपर हमने पोएम भी देखी थी लास्ट लेक्चर में, पैसेज भी, पैराफ्रेज की सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, पैराफ्रेजिंग टेक्स टाइम, इट कैन नॉट बी डन हास्टली। वो कहता है पैराफ्रेजिंग पे टाइम लगता है, आप कहना मैं जल्दी जल्दी कर लूँ 1 मिनट में, तो ऐसे नहीं होती। हास्टली जल्दी में ये नहीं होती, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और नो मैटर कि अगर आप कर करके इसको मास्टर हो गए, आप इसमें मतलब एक कह लें आप इसमें महारत हासिल कर लिए, तो फिर आप जल्दी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इन अ पैराफ्रेज ऑन नो अकाउंट यू मस्ट इंट्रोड्यूस एनीथिंग विच इज़ नॉट इन द ओरिजिनल। वो कहता है कि पैराफ्रेज में आपको कोई भी ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस, मुतारिफ नहीं करवानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। हाउएवर मच यू मे विश और वांट टू, आपको कितना भी शौक हो, आप कितनी भी ख्वाहिश हो, कितना भी आप चाहें ना कि कोई और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा लें जो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है पैराफ्रेज में, तो आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। दैट यू कैन डू इन एन इज ऐसे बट नॉट इन अ पैराफ्रेज। वो कह रहा है अगर आपको कोई शौक है ना कुछ ऐड करने का, कुछ लिखने का, आपका दिल चाह रहा है, तो आप ऐसे में उसको ऐड कर सकते हैं, पैराफ्रेज में आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपकी जो गाइडलाइंस है पैराफ्रेजिंग के लिए, इनको ज़रूर याद रखना है आपने। ये दूसरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बिल्कुल भी ऐसी चीज़ जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, नहीं इंक्लूड, वो आपने पैराफ्रेज में कभी भी ऐड नहीं करनी। ऐसे में ऐड कर सकते हैं, ज़ाहिर है उधर तो डिटेल लिखनी होती है, और पैराफ्रेज में नहीं करनी। डू नॉट ट्राई टू चेंज एवरी वर्ड ऑफ द ओरिजिनल, हर लफ्ज़ को बदलने की कोशिश ना करें कि आपके ये भी एक लफ्ज़ है कि हर लफ्ज़ नहीं, सिर्फ जो मुश्किल लफ्ज़ है उनके सिनोनिम तलाश करें और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, हर लफ्ज़ को बदलने की कोशिश ना करें। इस तरह आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और पैराफ्रेजिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सम वर्ड्स कैन नॉट बी सूटेबली रिप्लेस्ड, हाँ ऐसा ही होता है ना कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो वो अपना मीनिंग डिलीवर कर रहे हैं, वो कोई और उनकी जगह अगर कोई हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, तो वो वर्ड, उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा, वो मीनिंग, वो बात वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो मीनिंग नहीं डिलीवर कर पाएगा। तो वो यही बात कर रहा है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको सूटेबली रिप्लेस हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसे है कि उनको आप ओरिजिनली यूज़ करें, उन पर आप फोर्सली उनको ना बदलें, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज होएगा ना आपका ओरिजिनल टेक्स्ट का, तो वो तो आपको करना नहीं है, मीनिंग तो सेम डिलीवर करना है। वर्ड्स जितने आपको चेंज हो सकते हैं, जितने आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं करें, फोर्सेबली वर्ड्स को ना यूज़ करें, ना चेंज करें। अ पैराफ्रेज इज़ नाइदर एन एक्सपेंशन नॉर अ समरी, अब ना तो वो एक्सपेंशन है यानी कि लंबी तशरीह एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ना तो वो समरी है कि वो शॉर्ट करके देखा ना हमने, बड़ा हमारे पास पैराग्राफ था उसका हमने छोटा सा बना लिया पैराफ्रेज, और कभी हमारे पास ऐसा हुआ कि हमारे पास 4-5 लाइनों का लंबा सेंटेंस था और हमने उसका छोटा पैराफ्रेज बनाया, और कभी ऐसे हुआ कि हमारे पास लंबा पैराग्राफ था
सॉरी, हमारे पास लाइन या पैराग्राफ छोटा था तो उसका पैराफ्रेज ज़्यादा लेंथी हो गया। मतलब कभी एक्सपेंशन हो जाती है, कभी समरी। वो कहता है वो इन दोनों में से एक चीज़ नहीं है। पैराफ्रेज पैराफ्रेज ही है, ना वो एक्सपेंशन है ना वो समरी है। हमने डिटेल से पढ़ा पैराफ्रेजिंग, आपको मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आ गई होगी। तो अब आपको पता है कि ना तो उसमें एक्सपेंड करना है टेक्स्ट को, ना आपने उसको सम अप करना है। आपने करना क्या है कि उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग है वही डिलीवर करना है एज इट इज़, वही कम्युनिकेट करना है। सिर्फ आपने वर्ड्स को चेंज करना है, वो भी कितने जितने आप कर सकते हैं। सारे वर्ड्स को फोर्सफुली चेंज नहीं करना। नो इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस इज नीडेड टू बिगिन इट। हाँ, ये मेन बात कि आपको पता है इंट्रोडक्शन आपने सारा पढ़ा पैराग्राफ में पीछे और ऐसे में सब कुछ। इंट्रोडक्टरी मटेरियल, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पैराफ्रेज में वो कहता है ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने कुछ खुद से तो करना नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट को ही आपने लिखना है, सिर्फ उसका ही मतलब बताना है ना, तो इंट्रोडक्शन की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, आगे होगा कि 2 डेज़ लेसन में हमने ये सारा कुछ पढ़ा, पैराफ्रेजिंग की टेक्निक डेवलप की। होप सो आपको ये आगे होगा। इसका मास्टर करने का इसको सिर्फ यही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे पैराग्राफ लें या बड़े बड़े लें, उनको पैराफ्रेज करें। उसमें इस तरह आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इन्हेंस करेगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपको पैराफ्रेजिंग भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।